किन मुद्दों को इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस सीट पर 2024 की लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी दिखाई देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने अपने कैंडिडेट के सारे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की भरपूर कोशिश की है। दरअसल बीएसपी ने स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम दलित फैक्टर खेला है, तो वहीं बीजेपी और एसपी को अपने उम्मीदवारों पर बाहरी के टैग की वजह से कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ब्राह्मण बहुल इस सीट पर मुस्लिम यादव और दलित वोटर भी अच्छी खासी संख्या में हैं। ऐसे में श्रावस्ती की सियासी टक्कर अच्छी खासी दिलचस्प होने जा रही है, संकेत यही मिल रहे हैं। वहीं सियासी उठापटक अब आबादी पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के इर्द गिर्द भी घूमने लगी है। ऐसे में सवाल यह कि पूर्वांचल की टक्कर आबादी कितना बड़ा फैक्टर, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम बढ़े हिंदू घटे, सियासी सवाल किस पर उठे। इस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में किसका आरक्षण भविष्य में काटते रहेंगे? एससी, एसटी, ओबीसी का। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना। पूर्वांचल की टक्कर, आबादी कितना बड़ा फैक्टर। सनातन के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और भारत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। ये चिंतन का विषय है और जितने सनातनी हिंदू हैं सबको इस पर चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। मुसलमानों की आबादी में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये रिपोर्ट सच्चाई पर मबनी नहीं है। श्रावस्ती में चलेगा बीएसपी का बहारी वाला दांव। 3 चरण पूरा, बीजेपी का दावा, जीता रण आधा। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। एकदम 0/0 होगा इनका। बीजेपी के गढ़ में साइकिल हाथ कितना दमदार। ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। तो भगवान बुद्ध की तपोस्थली से चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय यहाँ की जनता से एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए। आप सवाल करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का सामने से जवाब लूं मैं। अब जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी से हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। ओंकार पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है ओंकार जी आपका। डीपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। अनु सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका भी। कुमार पीयूष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ की जनता की नब्ज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बीच में रहकर आपसे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत में डीपी सिंह जी आपसे कर रहा हूं। इससे पहले कि डिबेट को मैं पब्लिक के लिए ओपन करूं, जिन दावों और वादों के आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, 2019 में आपका कमल नहीं खिला, लेकिन इस बार आपको उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार यहां कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। 5 बड़ी बातें जो आपकी तरफ से दावे के तौर पर यहां की जनता से की जा रही है। देखिए, आजादी के बाद, आजादी के समय, उसके पहले भी बलरामपुर के डेवलपमेंट के लिए दो तीन चीजें जो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। महाराजा बलरामपुर ने बलरामपुर को सिंचाई का संसाधन दिया, स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अस्पताल दिए। लेकिन आजादी के बाद इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ये आज भी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। 2090 के बाद 91 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। आज हमने रिंग रोड दिया, अस्पताल दिए, मेडिकल कॉलेज दिया, अभी जल्दी ही विश्वविद्यालय की स्थापना जिसका शिलान्यास हुआ है। तो और हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, गरीब, नौजवान, किसान, सारे लोगों के लिए काम किया है। तो इस आधार पर और विकास के आधार पर हम काम को लेके आए हैं और इस बार हमारी उम्मीद है कि कमल खिलेगा। जी ओंकार पटेल साहब, 2019 में गठबंधन था, गठबंधन प्रत्याशी जीते, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। आपके मौजूदा सांसद द्वारा किए गए 5 काम जिसके आधार पर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। देखिए, मौजूदा सांसद लगातार
यहाँ की जनता के हित के लिए जो बात पार्लियामेंट में उठानी चाहिए, देखिए आप कभी भी खोलकर देखेंगे यूट्यूब या लोकसभा के टीवी को, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पार्लियामेंट में इसके दर्द को रखा है, इस पार्लियामेंट के दर्द को, तो वो हमारे सांसद ने रखा है। और इस क्षेत्र में लगातार रह करके, चाहे वो कोरोना काल हो, देखिए इतना कोई भी अगल बगल जितने एमपी हैं आप तुलना कर लेंगे तो इससे ज्यादा चलने वाला, यहां तक कि राशन की कई कई टरकें ला करके कोरोना काल में बंटवाने का काम हमारे एमपी ने किया है। सबसे ज्यादा सड़कें लोग जो है सरकार से मांगने का जिम्मेदारी पार्लियामेंट के मेंबर का होता है। वो आदमी भिड़ करके लोकसभा में सारे मंत्रियों से मिल करके लगातार अपने क्षेत्र की आवाज उठा करके, यहां तक कि ये लोग जो भी कह रहे हैं, ये विश्वविद्यालय जो गोंडा में चला गया था उसको लाने का श्रेय हमारे नेता स्वर्गीय माननीय डॉक्टर एसपी यादव का है। वो उन्होंने आंदोलन करके ये जो गोंडा के लोग उसको ले गए थे, उसको आंदोलन करके सारे लोगों को, जिले के लोगों को एकजुट करके उस विश्वविद्यालय को इसकी हकीकत हम जानेंगे पब्लिक के बीच में जाकर। मोहम्मद मोहसिन साहब, आपने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है, मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, या आपको लग रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार हैं, बीजेपी और गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला कर पाएंगे? अरे पिछले बार भी हम जीते तो इस बार भी हम जीतेंगे। पिछले बार भी बसपा जीती थी यहाँ, तो समाजवादी पार्टी में भगेड़ू है। भगेड़ू कौन है? वो लापता सांसद है, वो आज तक बलरामपुर में दिखाई नहीं पड़े। पूरी जनता यहाँ खड़ी, उनसे पूछ लीजिए आप। हम इनके लिए एक शेर कहना चाहते हैं कि हम वो नहीं जो इश्क में रोकर गुजारते, हम वो नहीं जो इश्क में रोकर गुजार दे, परछाई भी हो तेरी तो ठोकर से मार दे। हम मारेंगे इनको, लात के भेजेंगे यहाँ से, समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध कर भेजेंगे यहाँ से। ठीक है अनुज जी, मैं आपका रिएक्शन, मैं आ रहा हूं, मैं पब्लिक के बीच में आ रहा हूं। अनुज जी, मौजूदा सांसद को लेकर तो नाराजगी दिख रही है, लोगों में भी दिख रही है, और बीएसपी वाले तो कह रहे हैं भगोड़े थे, चले गए हमारे पास से, उधर चले गए, कमाल कर नहीं पाएंगे। जिनमें नाराजगी दिख रही है वो भाजपा और बसपा के कार्यकर्ता हैं। पब्लिक में हम मजबूती से लग रहे हैं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। पब्लिक नहीं है जो यहाँ पर आई है, इसमें जो कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के, वो नाराजगी दिखा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता ये बनावटी, हमारे भी कार्यकर्ता भी आपको मिलेंगे, आप परेशान ना हो। सबने अपने कार्यकर्ता ही बुला है, ये बात आप तय मानिए। बाकी पब्लिक यहाँ नहीं आई है, ये भी तय मान लीजिए, सबके कार्यकर्ता हैं। वो तो मैं पब्लिक से आम, बिल्कुल। आप सवाल क्या मुझसे पूछ रहे हैं वो बताइए। सवाल ये है कि जो समाजवादी पार्टी की 5 बड़ी उपलब्धियां हैं, वही आपकी उपलब्धियां हैं क्योंकि आप गठबंधन में उनके साथी हैं, या फिर श्रावस्ती को लेकर कुछ और रोड मैप आपका है जिसको लेकर आप पब्लिक? जी, हमारा बिल्कुल रोड मैप है। जैसे हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो एक प्रत्याशी की बात हुई, तो 30 लाख सरकारी नौकरियां जो मोदी जी ने 10 साल से बाधित कर रखी थी, वो देने का हम काम करेंगे। हम गारंटी के साथ पर्चा लीक नहीं होने देंगे, हमने घोषणा पत्र में लिखा है। हम गरीब घर की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। जैसे ही लड़का टेक्निकल एजुकेशन या ग्रेजुएशन करके निकलेगा, साल में 1 लाख रुपया उसको अपना रोजगार या अपनी नौकरी शुरू करने के लिए देंगे। हमारी योजनाएं एकदम अलग हैं और वो हम करके दिखाएंगे धरातल पर। हम वादा फर्जी नहीं करते कि आपको हम 15 लाख दे देंगे, आपके खाते में इतने रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देंगे। हम ऐसे वादे नहीं करते और ना नफरत फैलाकर राजनीति करते। 15 लाख नहीं देंगे, लेकिन साल भर में 12 लाख देंगे, ये कह रहे हैं आप, 1-1 लाख रुपया करके। ठीक, साल भर में 1 लाख रुपया। अच्छा, ठीक है। सर ये बताइए, जितने भी दावे और वादे इधर से किए जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय यही है, या फिर आप समझ पा रहे हैं कि पब्लिक कुछ और मूड बनाकर बैठी, उसके मुद्दे कुछ और? सही बात तो ये है कि बलरामपुर, ये पूर्वांचल का इलाका जो है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है और लिस्ट में भी बहुत पीछे है। जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ जो कुछ भी डेवलपमेंट या एसेट, इमारत, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब रियासत की ही देन है। उसी से आगे चीजें चल रही हैं। डेवलपमेंट के नाम पे जो इस शहर में कुछ हुआ है, अब दिख रहा है, वो जैसे एक जमाना था यहाँ से गोंडा जाने में या लखनऊ जाने में आदमी के पसीने छूट जाते थे, कहीं डेवलपमेंट नहीं था, कहीं सड़क ऐसी नहीं थी जिसको क्या कहते हैं आप वो कर लें। विश्वविद्यालय की देन भी या डेवलपमेंट कुछ दिखाई पड़ रहा है,
वो सारी चीजें, इसमें कोई दो राय। आप ये कह रहे रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है, उसका शिलान्यास। एक सेकंड में आऊंगा, आप सबके रिएक्शन लूंगा। डिबेट को पब्लिक के लिए ओपन करने दीजिए, जिसके लिए हम पब्लिक के बीच में आए। जी, मैं बारी बारी से आप सबके पास आऊंगा, अपने अपने सवाल रखिएगा, जिससे भी पूछूं। जी बताइए। देखिए, ये भाजपा, ये बहुत, इसके नेता दो ही नेता हैं गुजराती, और दोनों झूठे हैं, है ना। ये हार के डर से अब आउल फाउल बकना शुरू कर दिए हैं। कहीं मंदिर मस्जिद शुरू कर देंगे, कहीं भैंस गाय शुरू हो जाएगा। इनका विकास इनके उसमें है ही नहीं। यहाँ का विकास पर मुद्दों पर बात सुनिए, हाँ सवाल, यहाँ का जो रोड है, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तभी ये पास हुआ था। तुलसी, तो कांग्रेस वाले ने बता दिया आपका सवाल। ये जो कह रहे हैं भाजपा वाले कि ये भाजपा ने किया, वो गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के जी आप मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से है, जब ये अवध की धरती है, भगवान राम की धरती है, तो ये लोग मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? और इनका हाथ हमेशा जो है साधुओं पे और गायों पे क्यों अपमानित करते हैं, क्यों गोलियां चलवाते हैं? आप बताइए। एक सेकंड सर। जितने भी मुद्दों पे यहाँ बात करने के लिए अन्य पार्टी के लोग उपस्थित हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने देखा है इस चुनाव में, जो युवाओं को, ऐसे युवा जो 18 से 34 वर्ष के युवा जो अब की 2024 के चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में 2 करोड़ से ज्यादा बढ़े हैं, इस देश की आधी आबादी से ज्यादा जो हम युवा हैं, उन युवाओं को रोजगार देने की बात कोई करना ही नहीं चाहता है। हम फैक्ट्री लेकर आएंगे, ये बात केवल भाजपा का प्रत्याशी कहता है। हम यहाँ टेक्निकल हब बनाएंगे, ये केवल भाजपा का प्रत्याशी कहता है। अन्य प्रत्याशी तो केवल जातिगत समीकरण बनाने में बैठे हुए हैं। जातिगत समीकरण। देखिए, इस बार जो है, जो चुनाव का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं उस ऐसे मुद्दे पे है कि युवा जो अभी, जैसा मेरे मित्र ने बताया कि जो 2 करोड़ अभी मतदाता पुनरीक्षण में बढ़े हैं युवा, तो इनका रुख बहुत स्पष्ट दिखने वाला है। और वो 2 लाइन की शेर भी है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो जो 2 करोड़ युवा जुड़े हैं, वो इस बार स्पष्ट कर देंगे कि किसकी सरकार आने वाली है और किधर की ओर पड़ला जाने वाला है। युवा अहम फैक्टर रहने वाले हैं। मैं आऊंगा सबके पास। एक सेकंड। हाँ, आपको सवाल पूछ रहे थे, बताइए क्या सवाल। भाजपा प्रवक्ता से हमारा सवाल है कि जब मोदी जी 2014 का चुनाव लड़े तो उन्होंने वादा किया था कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ की नौकरी दी जाएगी, वो तो दी नहीं गई। ऊपर से पेपर लीक है, जो 2019 में जिन लड़कों ने डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट कर रखा है, 5 साल से लगभग ऊपर हो गया, ना प्राथमिक विद्यालय की भर्ती आई है, ना कुछ आई है। खाली इस बार जीवन में प्रथम बार ऐसा भी हुआ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। ठीक, आपका नाम? सूरज चौधरी। सूरज, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। सूरज का सवाल है कि एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है, रोजगार पर आप लोग फंस रहे हैं। दूसरा, जो वैकेंसी आ भी रही है उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ कि नीट का भी पेपर लीक। आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के पहले जितनी भी नौकरियां दी जाती थी, सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार में रहती थी, सबको पैसा देना पड़ता। हमारी सरकार में जो भी नियुक्ति हुई है, 1 भी रुपया अगर किसी ने दिया हो तो आके सामने बताओ। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जो भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो भी पेपर लीक हुआ, 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई की, उनके जेल में डाला गया और ये लोग मिल जाते थे। वो चीजें सामने नहीं आती थी, पैसा लेके। उधर उनका ये सवाल है कि आप विकास की राजनीति कर ही नहीं रहे, मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, अचानक से हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए। देखिए, ऐसा है, उन लोगों का कहना, वो कहने वाले हैं जो भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम देश के स्वाभिमान की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, हम धारा 370 हटाने की बात करते हैं, तो हम सांप्रदायिक हैं। हमने मंदिर, यही लोग पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, और हम जब हमने तारीख भी बता दिया, मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया, तो अब कह रहे हैं सांप्रदायिक हैं। वंदे मातरम जी। अनु सिंह साहब, एक तो उनका कहना है कि आप ये कहा करते थे कि तारीख नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कह रहे हमने मंदिर वहां बना दिया। उस भाई का सवाल, एक सेकंड, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। भाई का सवाल है कि रामलला से अभी भी दूरी क्यों? अब तो मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कांग्रेस का कोई नेता जा क्यों नहीं रहा है? रामलला से दूरी नहीं है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता, यूपी कांग्रेस के चीफ गए, सरजू में नहाए, रामलला का दर्शन नहा के चले गए, दर्शन नहीं दर्शन किए, वहीं पे झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा। हनुमानगढ़ी गए, दर्शन करने नहीं गए। मैं वहां मौजूद था, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने नहीं। सुनिए, और राम को काल्पनिक हम लोग नहीं बताते। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले, फिर वही बात। 1987 से जब इन्होंने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया, 86 में ताला खुलवाने का काम हमने किया था कोर्ट के आदेश पे। लेकिन और हमारा मानना था कि जो कोर्ट कहेगा उसी तरह से मंदिर बनेगा। तब ये कहते थे कि आस्था का सवाल है, कानून बना के हम मंदिर बनाएंगे। याद करिए, आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा।
लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तभी तो मंदिर बना। जो हमारा स्टैंड था उसी पे मंदिर बना है। हम कहीं मंदिर के खिलाफ नहीं थे, हम भारत के संविधान का पालन करते हुए मंदिर बनाना चाहते थे। अनुज जी, आप एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ताला आपने खुलवाया, लेकिन आपके ही पार्टी के नेताओं ने, जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट में केस को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास भी तो किया। वकील प्रोफेशनल होता है, वो किसी पार्टी का नहीं। जब कोर्ट में मुकदमा लगता है तो अपने पैसे के लिए मुकदमा लगता है। वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं होता है। वो जिस भी पार्टी से पैसा पाता है उसके लिए मुकदमा लगता है। ये कह के आप पब्लिक से बच जाएंगे, ये कह के आप पब्लिक से बच जाएंगे। जी, रामलला से दूरी क्यों? उधर से सवाल है, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये कहना है कि क्या दिक्कत परेशानी क्या है? जब समाधान आया तब भी आपने दूरी बनाए रखी, शिलान्यास हुआ तब भी आपने दूरी बनाए रखी, प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी आपने दूरी बनाए रखी, और आप कह रहे हैं कि रामलला बुलाएंगे तब हम जाएंगे। रामलला उतर कर आएंगे बुलाने के लिए? देखिए, ये रामलाला के सहारे अब जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। आप ये जान लीजिए, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह सबसे बड़े हनुमान जी के भक्त थे। अभी माननीय अखिलेश यादव जी या उनकी पत्नी हो, आप उनके पूजा पाठ परिवार को सारा देखते होंगे, लेकिन ये समाजवादी लोग कभी दिखावे का काम नहीं करते। भगवान आस्था का विषय है। भगवान के नाम पर ये रोटी सेकने का काम, वोट चाहने का काम। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कहा? सुन लीजिए, हाँ, पूछे नहीं, वो वाला सवाल पूछे नहीं। ये नहीं कहा। आप, मैं पूरी बात जानता हूं उनका। उन्होंने कहा, मैं उनका आदर करता हूं। ये उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर जाने की, जो लोगों को अगर उनका पेट भरना है तो कहा है वही बताइए। नहीं, आप बताओ हमको। उन्होंने कहा कि ये मंदिर बेकार है, इसका वास्तु ठीक नहीं है। बेकार शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, बेकार नहीं। हमारे माइक आईडी पर बोला ये मंदिर बेकार है, उसका वास्तु ठीक नहीं, उन्होंने कहा। नहीं, वो ठीक है, वास्तु के जानकार आप किसी को जबरदस्ती पूजा नहीं करवा सकते। इस देश में तमाम नास्तिक भी रहते हैं। दो बातें नहीं, दो नहीं करें। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग, चाहे माननीय मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उनकी पत्नी डिम्पल जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं जो पूजा करते हो पाखंडी होते हैं। एक सेकंड, मैं इधर से भी सवाल, कुछ महिलाओं से भी सवाल लेता हूँ। जी मैडम, बताइए क्या है आपका सवाल? ये हमारी जो जनता है उनका काम है कहना। वो होगा तब भी कहेंगे और नहीं होगा तब भी कहेंगे। तो हम तो नहीं समझते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा कार्य है जो गलत हो। वो अपने देश के लिए समर्पित हैं और वो चाहते भी हैं कि अपना देश सुरक्षित रहे और हर देश का नागरिक सुरक्षित रहे। बमबारी और कोई आतंकवादी हमारे भारत देश में ना हो। अगर काम मिलता है किसी को तो हम सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित रहे। हाँ, जी, मैं गठबंधन पार्टी से ही सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो एक ही प्रधानमंत्री को चुना है कि वही प्रधानमंत्री बनेगा, मगर गठबंधन में जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बने इसका डिसाइड करते हैं। जैसा कि एक सेकंड सर, जैसा कि बलरामपुर में जब प्रत्याशी घोषित किया गया, पहले एक ने नामांकन किया, फिर दूसरे घंटे पे दूसरा प्रत्याशी आ गया जिसमें कुछ डिसाइड ही नहीं था। तो ये डिसाइड करके पहले बताया कि अगर बनती है इनकी सरकार तो कोई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन होगा? जी, मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये जिस प्रकार से इस बात का श्रेय ले रहे थे कि विश्वविद्यालय सपा के जो इससे पूर्व के सांसद थे कोलेशन के, उनके बहुत संघर्षों का प्रतिफल है। मुझे ये शंका है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि सीए एनआरसी 370 कानून का खत्म हो जाना या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर इतनी जो कार्रवाइयां हुई, उसके पीछे इन्हीं के आंदोलनों का प्रतिफल तो नहीं है वो? ये मुझे बताएं। जी, आपका मैं भाजपा प्रवक्ता का समर्थन इस बात के लिए करता हूं कि जैसे हमारे जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है। देश की आजादी के बाद इस देश पर 50 वर्षों तक यूपीए ने शासन किया, लेकिन ये जो जनता के 5 लोगों के 5 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके जनहित मुद्दे हैं, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि 10 वर्षों के अंदर, और मैं बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जनपद बलरामपुर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, और उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं। एक सेकंड में आऊंगा फिर से। अनुज जी, सवाल ये है, मैम का कहना है कि हम अगर देश सुरक्षित है तो हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, हम देश के लिए समर्पित हैं। उनका कहना है कि आपका पीएम फेस कौन है यही नहीं पता चल रहा है। यहां पर प्रत्याशी बदले गए, समूचे उत्तर प्रदेश में बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बदले गए। भाई का सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जितना भी काम हुआ है या विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है तो ये आपके आंदोलन का प्रतिफल है। तो कह रहे हैं कि जो माफियाओं पर, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है आपके आंदोलन का प्रतिफल है। पहले किसका जवाब दूं? भाजपा वाले का? मर्जी आपकी है, तीनों सवाल आपके। देखिए, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पत्रकार हैं, देश कितना सुरक्षित है, वो चीन कितने अंदर तक आ गया है। आज हमें भूटान, नेपाल
3 लाख किलोमीटर लगभग कितने अंदर तक? भारत की धरती का तमाम सारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया है। किसने कहा आपसे? किसने कहा? भारत की मीडिया कह रहे, राहुल गांधी हमारे बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। और सुनिए, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर का एक सेकेंड, भारत का मीडिया राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो माने, रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, तो सच राहुल गांधी बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री नहीं बोल रही है? नहीं, विदेश मंत्री बोल रहे हैं जो कह रहे हैं चीन से टकराने की हमारी ताकत नहीं है। सच विदेश मंत्री बोल, विदेश मंत्री रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो सच नहीं। विदेश मंत्री बोल रहे हैं, विदेश मंत्री रक्षा मंत्री जो की चीन से टकराने की हमारी ताकत नहीं है, वो है सच विदेश मंत्री बोल रहे हैं। अब रह गई विश्व, वो तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर वहां तक बाइक लेकर जा पाए बॉर्डर तक तो ये हमारी सरकार की देन है। आज हमने सीमाओं को सुरक्षित किया, वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो जा बिल्कुल ये बात सही है। कोई भी सुनिए, कोई सरकार होगी तो सड़क, पानी, बिजली पे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसे तो नहीं कर है। सकते थे बॉर्डर तक। किया है बहुत सारी सियाचिन तक हमारी फौजें गई हैं, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो कुछ नहीं कर पाते। आप बताइए कैसे माफियाओं पर कार्रवाई कैसे? माफियाओं पर कार्रवाई जो हुई उसको मैं एकदम गलत मानता हूँ। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर संदेह है अब भी की हत्या कर दी गई, या अतीक अहमद को पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया गया, वह गलत है। साहब उसकी इंक्वायरी चल रही है, जजमेंटल मत होइए, मामला न्यायपालिका में। जी बताइए। माफियाओं अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, आपके आंदोलन का प्रतिफल है। वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय आपकी वजह से यहाँ पर आ गया। आप मेरी बात सुनिए, अगर माफियाओं पर कार्रवाई हो अच्छी बात है, लेकिन क्या जाति देख के आप माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे? गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे आप? आपके इस देश में सारे मजहब के लोग रहते हैं, और आप ये समझिए, हाँ बताइए, यही पूरी महिलाओं ने जो हमारी बहनें थी जिन्होंने गोल्ड मेडल ला करके दिया था, उस जो है उनके बेटे को टिकट दिया गया कि नहीं दिया गया? या तमाम ऐसे माफिया जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो भ्रष्टाचारी पाक साफ हो गए। आपने गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया था? पाक साफ हो गए। नहीं, आपने गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया था? मेरी बात समझिए, उन पर क्या कौन सा केस लगा था? नहीं, यौन उत्पीड़न का ही लगा था। मतलब उनके दामन पर दाग है, आपका दामन साफ है, ये कह रहे हैं कि दाग अच्छे हैं अगर हमारे दामन पर है। जी बताइए। अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, दुरुस्त है, ये पब्लिक कह रही है। देखिए, बस बहुजन समाज पार्टी की हमेशा नीति रही है कि चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, ठीक है? और यहाँ लोकल की बात कीजिए, जो बलरामपुर की बात कीजिए आप, बलरामपुर में ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं सरासर। एक कह रहे हैं हम विश्वविद्यालय लाए हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 5 साल तक इनका कैंडिडेट बलरामपुर की लोकसभा में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, चाहे कोरोना हो चाहे जो कुछ हो, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। और सबसे बड़ी आपका ही सांसद था वो, हमारा ही सांसद है, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है ना। गलती हो गई थी 2019 हो गई थी, गलती हो गई थी। भागने वालों पे हमने यकीन किया। इस बार यहाँ लड़ाई बाहरी बनाम लोकल की होगी। यहाँ बलरामपुर में बाहरी बनाम लोकल की लड़ाई होगी। इनके दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं और हमारा प्रत्याशी लोकल का है। और 51 बनाम 49 की लड़ाई होगी। 51% में हम कह रहे 2019 में गलती हो गई थी, आपसे गठबंधन किया वो भी एक गलती, और जिस प्रत्याशी को उतारा वो भी गलती। देखिए, ये तो बेचारे वही बोलेंगे जो उधर से एजेंडा सेट है। इनकी भी मजबूरी है, ये पूरी तरीके सरेंडर कर चुके हैं, बहुत कुछ इनको बचाना है। लेकिन मेरी बात सुन लें, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा प्रत्याशी सबसे सरल है, मिलनसार है और श्रावस्ती में घर बना चुका है। वो अब बाहरी नहीं है, अगर कोई बाहरी कहता है तो वो उसका घर नहीं जानता। आप जान लीजिए, उन्होंने काफी पहले यहाँ घर बना लिया है और यहाँ के रंग रंग में वो बस गए हैं। और वो पूरी तरीके से इस पार्लियामेंट के विकास के लिए, ये जितने भी विकास आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सरकार, इनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ माननीय अटल जी यहाँ से चुन करके गए और देश के प्रधानमंत्री बने। ये दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिल सका। बेनी प्रसाद वर्मा भी तो कई बार जीते ना यहीं से, आपने क्यों नहीं दे दिया? जी हाँ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, कैसरगंज, गोंडा, ठीक है सर। ये बताइए कि जिन मुद्दों की बात हो रही है या जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, अगर ऐसा है कि काम के आधार पर ही श्रावस्ती की जनता बार बार अपने सांसद का चयन करती है, तो 2009 से हम लगातार ये तस्वीर क्यों देख रहे हैं कि हर बार जीत अलग अलग पार्टियों की होती है? सही बात तो ये है कि बलरामपुर की जनता जो है वो हमेशा जो काम नहीं करता है उसको हटा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसकी उपलब्धता यहाँ नहीं है, उसने विकास का काम नहीं किया तो उसको हटा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मामले में बलरामपुर की जनता बहुत जागरूक है
और हमेशा लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन उसमें स्थानीय भी एक बड़ा महत्व रखता है। राष्ट्रीय मुद्दों में जो भी है, कई चीजें वर्तमान सरकार की ठीक हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं, जिस पे सीधा सीधा कोई जवाब आता नहीं है। यहाँ के मुद्दों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ बलरामपुर में बैठ करके दिल्ली सीधे जा रहे हैं। वो 14 से पहले अटल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम पर मिला है, भले ही उससे पहले विकास हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन की कनेक्टिविटी सीधे राष्ट्रीय राजधानी से हुई है। यहाँ नहीं, यहाँ से लखनऊ जाना, गोंडा जाना एक जमाने में अपार था भाई, कहाँ कोई जा ही नहीं पाता था। विकास का मुद्दा, रेल, रोड, सारे और मेडिसिन, जो चिकित्सा का मामला है, वो भी यहाँ पे अब कुछ सुधरा है पहले से। और सपा सरकार का एक जमाने में यहाँ बिजली की कनेक्टिविटी बिल्कुल खराब थी। आज की डेट में वो है, बिजली कनेक्टिविटी पे ही आप सरकार को वोट कर सकते हैं। तो सड़क, बिजली, पानी सब। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं सबके पास आ रहा हूँ। जी बारी बताइए। देखिए, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है युवा। आज भाजपा जो गारंटी की बात कर रही है, मोदी की गारंटी, आप देख लीजिए कि भाजपा की क्या क्रेडिबिलिटी है। जिन्होंने वैक्सीन लगा दिया, आज देखिए सब मर रहे हैं। आप बताइए, और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? आज देखिए, आज इन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया। पूरा जो सामान्य कोर्स थे उसको इन्होंने प्राइवेट कर दिया। क्या इतनी महंगाई है? आप देखिए, मोदी गारंटी दे रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार, पूरा इनका ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में पूरा है। इस तरीके से, एक मिनट, आज जो जिस तरीके से आप मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप बताइए, मोदी जी को छोड़ के और सब पे हार है भाजपा की, और सब पे हार है, केवल मोदी जी जीतेंगे। जी, आपका सवाल। जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने जो आंकड़ा उठाया था कि ये जैसे मीडिया को सबसे जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ, मीडिया सबसे जरूरी है कि निष्पक्ष रहे। आपने जो आंकड़ा लगाया, यहाँ पे उठाया कि यहाँ पे ब्राह्मण बाहुल है, तो इसमें देखिए आंकड़ा की कुर्मी यहाँ पे 22% है, क्षत्रिय 3% है, यादव 14% है, ब्राह्मण 9% है, मुस्लिम 23% है। ये है। और सबसे पहले मैं प्रतिनिधि पे विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ कि जैसे केंद्र में सचिव हैं, उसमें से 89 सचिव में से एक एसटी हैं, 3 एसटी हैं और एक भी ओबीसी नहीं है। आप देख लीजिए। और दूसरा ये है कि आंकड़ा में दिखा रहा हूँ कि एनसीआरबी जो अमित शाह जी के नेतृत्व में जो आंकड़ा तैयार होता है, देखिए आत्महत्या में 4.2% की वृद्धि हुई है, SC/ST के अत्याचार में वृद्धि हुई है, अपहरण के मामले में वृद्धि हुई है। यूपी में हर रोज 153 महिलाओं के साथ जिंदगी होती है। अब यही आंकड़ा एक बार मेरे को दे दी। अरे मैं आपको वापस कर दूंगा इसको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अरे एक सेकंड छोड़िए तो सही भाई। आप ये जो बता रहे हैं कि 89 सचिव हैं, है ना, SC/ST और OBC से नहीं है, यही बात आप कह रहे हैं? ये सारे सचिव कब IAS बने होंगे? कब इनकी नियुक्ति होगी? इसी सरकार में हुई होगी। दूसरा, आप क्या, एक सेकंड, दूसरा आपने जो आंकड़े पेश किए, ये कहाँ से लिए आपने? सर, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ, उधर से लूंगा जवाब। हिम्मत से काम लीजिए। जी हाँ। पहले बात, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, मैं आज लिख के दे दूं, भाजपा यहाँ से हारेगी, लिख के दे सकता हूँ। ये तो आपका पहले आपने जो कहा पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, वहाँ आके सबसे पहले आपने ये कहा कि भाजपा बहुमत, कहाँ बहुमत है? कहाँ दिखा दीजिए बहुमत? कहीं बहुमत नहीं है। वो जीत पाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं, सुना ही नहीं। एक सेकंड, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए ना। हमने कहा कि बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही, लेकिन समाजवादी पार्टी, ये गलत बात है। आपने डायरेक्ट एक सेकंड, अभी जो कहा है वो लिखा हुआ दिखा दूंगा। पहली बात तो मैं आपसे बहस नहीं करने आऊं। मैंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है, यही कहा था मैंने। सर, आप अपने बातों से मुकरिए मत। पत्रकारिता मैं भी कर रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं, इसमें दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पे कुर्मी 4,31,000 है, क्षत्रिय मात्र 60,000 है।
ब्राह्मण मात्र 1,60,000 हैं। उसके बाद मुस्लिम है, मुस्लिम 4-4.5 लाख हैं। उसके बाद यादव 2.5-3 लाख हैं। कहाँ कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा जीते हैं? पढ़िए इसको। क्या इस सीट पर 2024 की लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी दिखाई देता है। एक सेकंड। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने अपने कैंडिडेट के सारे मुकाबले को त्रिकोणी बनाने की भरपूर कोशिश की है। आप बताइए कौन? अब सर मैं बताऊं, कुर्मी अगर मैं आपका सवाल पूछ लूं, पहले मैं बोल दूं, कुर्मी अगर बाती में तेल न डाले तो बीजेपी का दाल गलेगा नहीं। ओके, मैं सवाल पूछ एक सेकंड। वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, कि जो जातिगत आंकड़े जारी किए गए हैं वो सही नहीं है। वो कोई सही आंकड़े लेकर आए, आप बता दीजिए सही आंकड़े क्या हैं। दूसरा कह रहे हैं कि कुर्मी अगर दिए में तेल न डाले तो भाजपा का दिया जले नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल, भाई मैंने आपका सवाल ईमानदारी से, अब जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से भी जात पंथ मजहब को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी भारतीयों को मानती है और भारतीयों को के हिसाब से काम करती है। हम जात पंथ मजहब का काम नहीं करते कभी। जाति धर्म के नाम पर कोई जी, वो जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, और वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। ये बहुत अच्छी बात है, समाजवाद भी यही कहता है। लेकिन माननीय अखिलेश जी जब वो मुख्यमंत्री पद से उतरे तो ये गंगा जल से उनके आवास को क्यों धुलाया गया? मैं कहता हूं, अभी कन्नौज में किसी मंदिर में वो गए थे, निकलने के बाद वहां के लोगों ने उस मंदिर को पवित्र करने के लिए उस पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। तो ये पिछड़ों दलितों के वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीयत दूसरी होगी, और दलितों पिछड़ों के साथ उनका अगर मंदिर में जाएंगे तो उनका मंदिर धुलवाया जाएगा। जवाब दीजिए। वो राम मंदिर ना जाए तो आपको दिक्कत, वो किसी मंदिर में जाए तो आप मंदिर में झाड़ू पोछा लगवाने लगते, उसकी धुलाई करने लगते। ऐसा है, मंदिर में जाएंगे तो झाड़ू लगेगा, साफ होगा, तभी तो दर्शन करेंगे। रोज उनके दर्शन के बाद वो कह रहे हैं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो जाना ही नहीं चाहते। ये लोग काल्पनिक भगवान को मानते हैं। ये कहते हैं भगवान का जब कुछ जानते नहीं। अभी इनके नेता ने कहा है कि भगवान माने कुछ नहीं, तो हम नहीं जाएंगे। तो इन झूठों को क्या आप देखेंगे? जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जनसंघ के समय से सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। आपको भी याद होगा 87 के मंदिर आंदोलन में जिस हिंदू का खून न खौला जैसे नारे, ये सब क्या भाजपा के लोगों ने नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो ये बधाएं इस बात को कि हम झूठ बोल रहे हैं। 87 और 88 का दौर, हम लोग कक्षा 9-10 के विद्यार्थी थे, लग रहा था कि जैसे पूरा हिंदुस्तान उबाल दिया जाएगा। तो वो क्या था? अगर ये सद्भाव की बात करते हैं, ये सबके साथ लेके चलते हैं, तो बताएं जरा। जी आपका जवाब जल्दी से, फिर मैं पब्लिक के बीच। देखिए, इनका तो ये भगवान को मानते ही नहीं है। इनका क्या कहा जाए? इनका क्या जवाब देंगे? ये भगवान वो कह रहे हैं आप धार्मिक नारे लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं। हिंदू को अधिकार नहीं, क्यों नारा न लगावे? भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म मजहब पंथ के नाम पे काम नहीं करती। ठीक है जी। पत्रकार महोदय कौन? पत्रकार महोदय, हाँ जी, आपका सवाल। पत्रकार महोदय आप ही थे जी, बताइए। जो ये बता रहे हैं कि मतलब जो है कौन? सपा और कांग्रेस वाले जो ये जातिवाद की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति करने वाले हम पे उंगली उठाते हैं कि हम लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। इनके यहाँ जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो उन्हीं के परिवार से बनेगा। और हम लोग सबका साथ सबका विकास वाले, विकास की राजनीति, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, और ये हम लोगों पे उंगली उठाते हैं। आपका सवाल। आज हमारे बूथ का अगर कोई कार्यकर्ता है तो वो भी जिला अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विधायक कुछ भी बन सकता है। इनके में तो पता ही नहीं है। एक ही घर का एक ही सदस्य बनेगा। मंदिर से आज लाउड स्पीकर हटवाने का काम हमारी भाजपा नहीं कर रही है। हर जगह मंदिर बन रहा है। परिवारवाद का सवाल है आपका। जी सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता से, मैंने गलत बोल दिया, मेरा सवाल नमाजवादी पार्टी के नेता से है, जो ये कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पूजा कराने के लिए आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। तो क्या इफ्तार पार्टी कराने के लिए उन्होंने जबरदस्ती फोर्स किया था? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं उधर से। जी एक सेकंड। एक तो सवाल आपने उनका सुन ही लिया होगा। दूसरा ये था कि जब पार्टी में किसी पद की बात आती है तो परिवार से बाहर कोई दिखाई क्यों नहीं? अभी श्यामलाल पाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल ही परसों बनाए गए हैं। देखिए, एक सेकंड सुनिए आप मेरी बात। जो हिम्मत रखेगा लड़ने का वो लड़ेगा जनता के। मेरी बात सुन ले। ये अच्छी बात है कि ये लोग खाली हिंदू और इन सब की बात करके, हम लोग इस देश में भारतीयों की बात करते हैं। जो भारत में रहता है वो सब हमारा भारतीय है। क्या कोरोना काल में जो हिंदू मजदूर गरीब बेटे
परेशान थे बंबई, राजकोट या किसी भी प्रदेश में। ये जनता को हिंदू नहीं दिखाई दे रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जो मोटरसाइकिल से बंबई से यहाँ वापस आ रहे थे, जिनकी पीड़ा वेदना ये सरकार नहीं समझ सकती थी। ट्रेन खाली खड़ी थी, सरकारी बसें खाली खड़ी थी। ये चाहते तो उन बसों में उन गरीब बच्चों को यहाँ ला सकते थे, लेकिन बच्चे जिसमें सीमेंट गबड़ा जाता है वो बड़ा बड़ा, उसमें 18-18 बच्चे को हमने आज तक पर देखा कि ऐसी पीड़ा वेदना देश में कभी नहीं देखी गई। लाशें जिस तरीके से पौड़ाई जा रही थी नदियों में, ऐसी दुर्दशा देश में कभी देखने को नहीं मिला। इस सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिए। कोरोना काल में आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं और वो आपकी नाकामियों के गिना रहे हैं। दूसरा एक भाई का सवाल था और रह गया था कि कोविशील्ड पर वो कह रहे हैं कि कोविशील्ड को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर क्या ये पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं। कोविशील्ड का ही आ रहा है, वैज्ञानिकों का है कि इसका जो भी ये भगवान बुद्ध की तपोस्थली है ना, थोड़ी सद्भावना दिखाइए। तो सद्भावना का शहर है जी। जो कोई डाटा नहीं है, लोगों ने बताया कि इसका ये जवाब दे रहे हैं ना सामने से पोडियम पर है ना बीजेपी के नेता साहब जी। जो साइड इफेक्ट होता है वो 24 घंटे के अंदर होता है, 6 महीना साल भर बाद नहीं होता। ये प्रोपोगंडा खड़ा किया गया है कि हमको भी लगा है और हमने तो 1 डोज एक्स्ट्रा लगवा लिया है, 4 डोज हमको लगा, हमको तो हार्ट अटैक नहीं हुआ, हमारा थक्का नहीं दमा। ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। अभी जो समाजवादी पार्टी भ्रम फैला जा जी। मैं पीछे से कुछ सवाल लेता हूँ जी, बताइए। देखिए ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से बेरोजगारी, छुट्टा जानवरों, महंगाई, तमाम मुद्दों से, पेपर लीक और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे पूरी तरह घिरी हुई है। इस सरकार को कोविशील्ड पे देखिए प्रधानमंत्री जी हर जगह यानी बोरे तक की अपनी फोटो छपवा देते हैं। कोविशील्ड के सर्टिफिकेट में भी होता था, लेकिन जैसे ही आया कि कोविशील्ड ये इस तरह से डिफेक्ट है, इससे मरते हैं लोग, उससे तुरंत हट गया फोटो उनको। ठीक है, एक मिनट सुन तो लीजिए। और लोगों से भी सवाल करना। कोविशील्ड से फोटो हटा, 58,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लेकर के कोविशील्ड से लोगों को मरवा दिया। ये हमसे जरा मैं इनसे पूछना वही मैं उनसे पूछूंगा, यही तो कह रहा हूँ आप बैठे और लोगों से पूछना चाहता हूँ। अरे मैं उनसे पूछूंगा, आप थोड़ी ना पूछते जी, बताइए। समाजवादी के छुट्टा जानवर, एक सेकंड नेताजी, छुट्टा जानवर और कोविशील्ड को लेकर आपने सवाल किया, मैं पूछूंगा उनसे, हिम्मत से काम नहीं। समाजवादी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव किसी मंदिर में दर्शन करने गए थे और मंदिर को बाद में जनता ने वहां धुला, तो जनता में इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इनको उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। जिस कोरोना काल की ये बात करते हैं, इनके सांसद कोरोना काल में कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम अनुसांगिक संगठनों ने जनता के नेता कहाँ थे कोरोना काल में? जी आप बताइए सर, क्या सवाल है आपका? भैया ये भाजपा वाले सुबह से शाम तक इनका सिखाया जाता है, गिरा दिया आपने आराम से। सुबह से शाम तक भाजपा वाले का झूठ बोलने के लिए सिखाया जाता है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, रोजगार का कोई नहीं बात करता है, चाहे वो भाजपा वाले हो चाहे वो हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करते, उल्टा सीधा बात करते हैं। उनका बहन बिटिया जैसे हमारी बात सुनिए, उनका मंत्री विधायक बलात्कार कह के आ जाए और उनके सरकार में पहुंचे दूध से धो जाते हैं, और कोई दोसर आ जाए कार्यकर्ता थोड़ा झगड़ा कहेगा तो उसको बुलडोजर मैं वॉशिंग मशीन वाला सवाल मैं उनसे पूछूंगा। जिस कुर्सी को लेकर लड़ाई हो रही है उसी को आप गिरा रहे हैं सर। अरे माइक मत छीनिए सवाल। सर सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। ये इलेक्शन में अगर जब मुद्दा आता है केवल हिंदू मुस्लिम की बात होती है और रोजगार, बेरोजगारी, भूखमरी, अभी जानवर छुट्टा से आदमी पूरी रात खेत में परेशान, पूरी रात माइक क्या कर रहे हैं आप? मंदिर धुलने का टाइम होता है कि हम गए। अन्ना जानवर का सवाल पूछा आपने, मैं पूछ लेता। परेशान है पूरी जनता, वो तो वो रात में खेत रखा है, वो घर रखा है। एक सेकंड सांस ले लीजिए। अन्ना जानवर, दवाई, बेरोजगारी, यही 3 सवाल हैं आपके, पूछ लेता हूं जी। एक सेकंड, ये क्या अन्ना जानवर अभी भी आपके सामने समस्या बने हुए हैं? वो कह रहे हैं उसके समाधान का वादा 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आपने किया था, उसका समाधान अभी तक हुआ नहीं। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सवाल है उधर से। दूसरा एक सवाल भाई का है कि क्या मंदिर रात में धुलेंगे? मंदिर धुलने का एक टाइम होता है। देखिए मंदिर सुबह और शाम दोनों टाइम धुला जाता है और उसी टाइम धुला जा रहा है। अब इनको कौन घड़ी लगाया किस टाइम धुला गया? दूसरा जो छुट्टा जानवर है, छुट्टा जानवर किसी सरकार ने लाके नहीं छोड़ दिया है, हमारे लोगों का ही जानवर है। और हमने व्यवस्था किया है, हर ग्राम सभा में गौशाले खोले गए हैं, उनको चारा दिया जा रहा है, उनका दवा हो रहा है। लेकिन ये इन लोगों को एक नाटक करना है
और एक मुद्दा बनाना है। जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। ये कह रहे हैं कि छुट्टा जानवर के लिए व्यवस्था किया है, इससे बड़ा और गलत काम ये हो सकता है कि वहाँ उनको पानी नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, मर रही बेचारे। भला ऐसे रही तो भला खेत तो चल रही थी, वो और तड़प तड़प के मर रही है। इस सरकार पर बहुत बड़ा पाप लद गया है और अब इस सरकार को जाना ही है। आप सोचिए, ये क्यूटो बना रहे थे, ये इस देश के इस अंबानी अडानी को पूरे देश के संसाधन को सौंप दिया। महंगाई इतनी दे दी कि जो मोटरसाइकिल मिलती थी जितने दाम में 2014 में, दूना से ज्यादा दाम पे मिल रही है। ये कितना सपना दिखाए थे, वो सपना सब चकनाचूर। जितना ठेका है यहाँ सारे गुजरात से आए गए हैं, चाहे जल मिशन योजना हो, चाहे इस देश प्रदेश के जितने ठेकेदार हैं सब गुजरात से। और ये दोनों जो है गुजराती जो उद्योगपति हैं, यही पूरे देश के, और देश में जो कर्जा था यहाँ वाले इनका ठेका नहीं मिला था। जी हाँ, ये बताइए कि अभी जितने मुद्दे, एक सेकंड, अभी गठबंधन तो टूट गया है, लेकिन जिन मुद्दों पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर घेर रहे हैं। आपके मुद्दे कुछ और? हमारा मुद्दा सीधा ये है कि जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि सारे ठेका पट्टा जो है, आपको भाजपा की भी टीम, अरे वो बकने दीजिए उनको। सबसे बड़ी चीज ये है कि इनसे जरा ये पूछिए कि ये जो मुसलमानों के बहुत बड़े ठेकेदार बने खड़े हैं, आजम खां के ऊपर 75 मुकदमा लद गया, तो ये कहाँ थे? मुसलमानों। जी बताइए। जी एक सेकंड, आराम। सर मेरा क्वेश्चन ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 2014 में जब वो आए थे तब उस समय एक सिलेंडर 350-400 रुपए में था, और उनकी जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो सर पे सिलेंडर लेके घूम रही थी, कहीं थी बहुत ज्यादा है। आज 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। अब कोई सर पे लेके नहीं घूम रहा है। वो मुद्दे कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए, सबसे यहाँ श्रावस्ती की लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, और यहाँ पे शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। समय हमें आगे जाने की इजाजत नहीं देता। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। उधर सवाल है कि 2014 में जो 400 का था आज वो 1200 का हो गया है। दूसरा कह रहे हैं महंगाई। उनको जानकारी नहीं है, सिलेंडर उस समय 900 रुपए में था, सरकार सब्सिडी देती थी, सब्सिडी के बाद था। हमने सब्सिडी अनुरोध किया लोगों से कि जो नहीं दे सकते वो छोड़ दें, उन लोगों ने छोड़ दिया, और जिनको सब्सिडी देनी है उनको दी जा रही है।